वेलकम टू इकॉन इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 44। और गाइस डे 44 में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईआईटी गेट 2024 की पेपर डिस्कशन। ठीक है, तो आज गाइस हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे आईआईटी गेट 2024 इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आईआईटी गेट 2024 के पेपर्स। ठीक है, ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट आईआईटी गेट 2024 पेपर डिस्कशन। तो गाइस पहला क्वेश्चन आईआईटी गेट 2024 क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 26 आपका जो है रीजनिंग पार्ट और जीएस पार्ट था। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक्स का जो मेन सेक्शन है वो आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 27 से। ओके, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 27 आपको गिवन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर इन द केन्सियन फ्रेमवर्क इज अडॉप्टेड टू टैम इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केन्सियन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि अगर कंट्री में इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन आती है तो आप उसे किस वे से कंट्रोल करेंगे। इस 4 ऑप्शन को देखते हुए आपको बताना है। रिड्यूसिंग इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या फिर रिडक्शन इन द बैंक रेट, या फिर रिडक्शन इन द रेपो रेट, या फिर इंक्रीजिंग इन द मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। ठीक है, तो गाइज अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, पहला ऑप्शन आपको गिवन क्या है कि रिडक्शन इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो गाइज जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ये वाला y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, तो गाइज अगर g अगर कम होगा तो मेरा इनकम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इनकम अगर कम होगा तो गाइज लोग डिमांड कम करेंगे, और जब डिमांड कम होगा तब फिर हम इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल कर लेंगे। तो इसका मतलब कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, रिडक्शन इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गाइस इन्फ्लेशन जब भी होती है तो इसका क्या मतलब होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहा है, तो उस डिमांड को आपको रोकना है, आपको टैम करना है, उस डिमांड को रोकना है। तो उस डिमांड को कैसे रोक सकते हैं, इनकम को कम करके ना। जब लोगों के पास कम इनकम होगा तो जाहिर सी बात है वो कम डिमांड करेंगे इकोनॉमी में। हाँ, तो इससे जो हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जो पहला ऑप्शन है गाइस वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर बी को भी देखते हैं गाइस। रिडक्शन इन द बैंक रेट। अगर बैंक रेट अगर गाइस कम होगा तो इसका मतलब है कि लोन ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को लोन मिलेगा कम इंटरेस्ट रेट पे। तो इससे क्या होगा कि उसके डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन गाइस फिर सही नहीं है, आप इन्फ्लेशन को टेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक रेट गाइस पता है ना, बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लीड्स टू अ कमर्शियल बैंक। तो जाहिर सी बात है, अगर इफ द बैंक रेट इज रिड्यूस सो इट्स बिकम चीपर फॉर बैंक टू बोरो मनी। So this typically leads to lower interest rate across the economy, increasing business and consumer to borrow and spend money more. So increasing spending raises the aggregate demand again. ओके, बट आपको क्या खोजना है कि इन्फ्लेशन को टेम करना, मतलब रिड्यूस करना, मतलब एग्रीगेट डिमांड कम होनी चाहिए। बट अगर बैंक रेट कम होती है तो जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। उसी तरह से गाइस रिडक्शन इन द रेपो रेट। अगर रेपो रेट क्या होता है कि रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स टू कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट टर्म नीड्स। ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए जो है आपको कमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक को देती है। तो अगर रेपो रेट कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो बैंक है ज़्यादा से ज़्यादा लोन कम इंटरेस्ट रेट पे देंगे लोगों को। तो फिर इससे क्या होगा कि आपका डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। बट आपको खोजना क्या है कि इन्फ्लेशन को टैम करना, मतलब इन्फ्लेशन को रोकना। इन्फ्लेशन को रोकना मतलब डिमांड को डिक्रीज करना। बट इस केस में तो आपका क्या जो डिमांड है वो तो फिर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन सी भी आपका नहीं है। गाइस सिमिलरली इंक्रीजिंग द मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अगर जाहिर सी बात है अगर एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आप एक्सपोर्ट करेंगे, आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो फिर अगेन आपके एग्रीगेट डिमांड फिर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सारा जो फैक्टर है ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी, ये सारा का सारा आपके डिमांड को इंक्रीज करता है। और ऑप्शन ए ही है सिर्फ जो आपके एग्रीगेट डिमांड को
फॉल करता है, और वही आपको निकालना है कि इन्फ्लेशन को टैम करना, मतलब इन्फ्लेशन को रोकना। तो किस वे से रोक सकते हैं? एग्रीगेट डिमांड को कम करके। तो एग्रीगेट डिमांड को कम करके, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए पे ही है। इसीलिए इसका जो गाइस करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ए, दैट इज ए। डन। आई होप गाइस कि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल केनेजियन मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, बस ये वाला आपको याद होना चाहिए, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, तो 27 का गाइस जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 28 गाइस। 28 में आपको गिवन है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल जीडीपी एंड द ट्रेंड आउटपुट वेरीज इनवर्सली विद द डिफरेंस बिटवीन actual unemployment rate and the natural rate of unemployment, then such a relationship is called what? Okun's law, न्यू कैंसियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, या फिर टेलर रूल, या फिर न्यू कैंसियन फ्लिप कर्व। ठीक है गाइस, डेफिनेशन अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल जीडीपी एंड द ट्रेंड आउटपुट। ठीक है, तो एक्चुअल जीडीपी एंड द ट्रेंड आउटपुट जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है किसका? एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट का एंड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का। तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? गाइस ये तो बहुत ही इजी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओकन्स लॉ। यही तो होता है ओकन्स लॉ। द रिलेशनशिप बेसिकली डिस्क्राइब क्या है? वेयर द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल जीडीपी ट्रेंड आउटपुट्स varies inversely with the difference between the actual unemployment rate and the natural rate of unemployment, that is called Okun's law। यही तो होता है Okun's law। हाँ, ठीक है, तो ओकन्स लॉ गाइस आपको डायरेक्टली इस चीजों को बताता है कि ये जो है ना, ये जो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल जीडीपी एंड द ट्रेंड आउटपुट इज इनवर्सली रिलेटेड विद द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन, ये डायरेक्ट डेफिनेशन। तो अगर एक परसेंटेज लेट से, तो ये जो ओकन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बेसिकली आपको ये बताता है कि इट स्टेट दैट फॉर every percentage point increasing in the unemployment rate, a country's GDP will be roughly an additional percentage below its potential output। ठीक है, ओके। तो अगर लेट से 1% से अगर अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज होते हैं तो 1% से ज्यादा ही आपका जो है जीडीपी पे इफेक्ट होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो आपका ए है। ओके, ऑप्शन नंबर बी को भी हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपको गिवन है कि न्यू कैंसियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। न्यू कैंसियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व गाइस क्या होता है? हाँ, ये बेसिकली आपको रिफर करता है कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड आउटपुट। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड आउटपुट। बट आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आपको डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी एंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल नेचुरल लेवल ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो ये रिलेशन क्या है? जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, बट जो न्यू कैंसियन एग्रीगेट सप्लाई, बेसिकली ये रिलेशन है इन्फ्लेशन और आउटपुट का। इन्फ्लेशन और आउटपुट का। डन। ओके, और गाइस ये जो न्यू कैंसियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये आपको डायरेक्टली ये रिलेशनशिप नहीं देता है अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी का। जैसे ओकन्स लॉ में क्या था कि डायरेक्ट आपका वहां पे रिलेशनशिप है जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का। बट न्यू कैंसियन एग्रीगेट सप्लाई में ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको इन्फ्लेशन एंड आउटपुट के बारे में बताता है। ओके, ऑप्शन सी टेलर रूल। गाइस ये भी आपका गलत है, क्योंकि टेलर रूल क्या होता है? बेसिकली एक मॉनेटरी पॉलिसी रूल है। एक मॉनेटरी पॉलिसी रूल है जो कि सजेस्ट करता है सेंट्रल बैंक को कि आप किस तरह से इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करो ताकि इन्फ्लेशन और आउटपुट गैप जो है मेंटेन रह सके इकोनॉमी में। तो ये भी आपका डायरेक्टली जो है जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई भी रिलेशंस नहीं देता है टेलर रूल। ठीक है, डन। तो टेलर रूल गाइस क्या है? टेलर रूल
basically is a monetary policy rule that suggests how central banks should adjust interest rate in response to change in inflation and the output gap. But it does not directly address the relationship between the unemployment and the GDP. So ऑप्शन सी भी गाइस आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं ऑप्शन नंबर डी पे, न्यू कैंसिन फ्लिप कर। न्यू कैंसिन फ्लिप कर गाइस ये भी आपका बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो न्यू केंसियन फ्लिप कर्व है वो आपको बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो ये फोकसिंग ऑन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन and how unemployment affect the inflation, but guys it does not specifically describe the inverse relationship between the GDP and the unemployment rate। Done। तो ऑप्शन डी भी आपका गाइस बिल्कुल ही गलत है। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है ये भी आपका क्या है, ए ही है, ठीक है। तो गाइस ये आपको सारी चीजें पता होना चाहिए अच्छे से कि ओकन्स लॉ का क्या इम्प्लीकेशंस है, उसका क्या मीनिंग है, फिर न्यू कैंसिन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ने क्या कहा, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है। तो सारी चीज़ों का गाइस आपको इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए जब भी अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी भी कैंसिल, ऑप्शन डी भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी, सिंपल ओकन्स लॉ, ठीक है। ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। आपको गिवन है कि इन द स्टिकी प्राइस मॉडल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इफ नन ऑफ द फर्म इन द मार्केट हैव फ्लेक्सिबल प्राइस देन द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल बी। गाइस आपको यहाँ पे गिवन है नन ऑफ द फर्म इन द मार्केट हैव अ फ्लेक्सिबल प्राइस, मतलब कि इस मार्केट में फ्लेक्सिबल प्राइस नहीं है। मतलब क्या है, स्टिकी है। मतलब क्या, स्टिकी है, ठीक है। तो प्राइसेस क्या है आपका, like this, भले आपका एग्रीगेट डिमांड लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड, दिस इज लाइक एग्रीगेट सप्लाई, और वही आपको पूछा कि एग्रीगेट सप्लाई का इज व्हाट। तो गाइज प्राइस यहाँ पे है, तो अगर डिमांड इंक्रीज हो रहे हैं तो आपके एडी कर्व शिफ्ट होगा, और एडी कर्व शिफ्ट होगा तो आपका आउटपुट भी इंक्रीज होगा, आपका आउटपुट भी इंक्रीज होगा। बट हाँ, आपका प्राइसेस फ्लेक्सिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नन ऑफ द फर्म इन द मार्केट हैव अ फ्लेक्सिबल प्राइस, मतलब कि प्राइसेस आपका फिक्स्ड है। प्राइसेस आपका क्या फिक्स्ड है, अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा तब आपका आउटपुट इंक्रीज होगा। तो गाइस ये आपका क्या एग्रीगेट सप्लाई का क्या है यहाँ पे, हाँ हॉरिजॉन्टल ना, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। सो द करेक्ट आंसर इज ए। गाइस वर्टिकल तो नहीं होगा ना, वर्टिकल तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, ठीक है। और स्टीपर भी नहीं होगा, अपवर्ड स्लोपिंग भी नहीं होगा। डन। तो 29 का गाइस जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट ऑप्शन नंबर ए, सिंपल, ठीक है। ओके, स्टिकी प्राइस मॉडल में आपका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है। डन, हॉरिजॉन्टल होता है इन दी शॉर्ट रन, इन दी शॉर्ट रन। और शॉर्ट रन जब भी होगा गाइस वहां पे अगर एग्रीगेट डिमांड चेंज हो रहे हैं तो आउटपुट भी चेंज होगा। बट लॉन्ग रन में गाइस ऐसा कुछ नहीं है, लॉन्ग रन में आपका आउटपुट फिक्स होता है, इसीलिए वो वर्टिकल होता है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को। आपका प्राइस चेंज हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस चेंज हो रही है, बट हाँ आपका आउटपुट जो है गाइस वो फिक्स्ड होता है लॉन्ग रन में, और शॉर्ट रन में वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड। दैट्स इट। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। डन। ओके, ओके गाइस, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्गुल इंस्टीट्यूट में गाइस 3 कोर्स जो कि लाइव है। पहला कोर्स आपका इंटीग्रेटेड एमए एमएससी फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए कंप्लीट सिलेबस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट, ई नोट्स और ऑल पीआई की वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। और गाइस ये आपको आईआईटी गेट, आईआईटी जेएम, आईएसआई, सीयूटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस ये जो कोर्स है ना इसको 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर में इसको जो है डिफाइन किया गया। क्यों? क्योंकि गाइस जो ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स में क्या होता है कि पहला आपको यहाँ पे पूरा थियोरेटिकल पार्ट आपको यहाँ पे समझाया जाता है, फिर थियोरेटिकल पार्ट पढ़ने के बाद फिर आपको जो है 3 से 4 बुक्स के, और ये 3 और 3
या फिर 4 बुक जो होते हैं काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, और इस बुक्स के आपको प्रॉब्लम्स कराए जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे होते हैं वेरियन वर्क बुक, फिर डॉक्टर आर सत्य चक्रवर्ती फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर आपको जो है वेरियन इंटरमीडिएट बुक्स होते हैं, फिर कुटसॉनिस होते हैं, ठीक है। तो 3-4 डिफरेंट स्टैंडर्ड बुक्स आपको वहाँ के प्रॉब्लम होते हैं। फिर आपको जो है तीसरा PYQ पे हम लोग मूव करते हैं, और PYQ आपके सारे PYQ COT से लेकर ISI तक, ठीक है। और गाइस दूसरा आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि IIT गेट, IIT जेम और ISI के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये जो बैच है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट के लिए, और ये आपको गाइस काफ़ी हेल्पफुल होगा IIT गेट, IIT जेम के लिए, ठीक है। और तीसरा गाइस आपका सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन बैच, जो कि IIT सिलेबस पे बेस्ड है। तो गाइस मैं तीनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और गाइज ये आपका CUT 2025 टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ऑल PIQ, CUT, JNU, IGIDR, SIS, SSS, SCU, SNU, अशोका, ठीक है। और ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये लाइव रिकॉर्डेड है, ऑल PIQ है, टॉपिक वाइज डिस्कशन, मॉक टेस्ट, और ये ऑल्टरनेट डे में गाइज चलता है, ठीक है। तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे गाइज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। आई होप गाइज कि आपको लेक्चर सीरीज बहुत ही पसंद आई होगी। अगर गाइस पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे हम लोगों को भी गाइस मोटिवेशंस मिलती है, और फिर हम लोग न्यू डिफरेंट PIQ पे फिर लेके आएंगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।